लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम पश्चिम, जिसमें हमारा यूनिट है 5 अध्याय 5। दिए गए निर्देशों, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भावों तथा विचारों को सुनकर समझना। किस प्रकार से एक छात्र को लोकगीत, कहानी, कविता आदि को समझकर उनके जो निहित विचार हैं, भाव हैं, उनको किस प्रकार से समझा जाए, इस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है गीत के बारे में, गीत क्या होता है, कहानियों के बारे में। जिसमें आज हमें पढ़ना है कहानी कहने का महत्व। किस लिए कहानी कहना चाहिए? कहानी एक शिक्षण की एक विधि है और बच्चों के लिए, बच्चों में बहुत लोकप्रिय है, तो इसे क्यों कहना चाहिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है, कहानी कहने से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी के माध्यम से बच्चों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, साथ ही पशु पक्षी तथा मानव के स्वभाव आदि के बारे में पता चलता है और उसको विविध प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कहानी के माध्यम से बालक को पता चलता है स्वामी भक्त कुत्ता, चालाक लोमड़ी, तेज दौड़ता हिरन, ईमानदार लकड़हारा। इनसे इन पशु पक्षी और मानव के स्वभावों आदि का गुण का पता चलता है कहानी के माध्यम से। दूसरा है, कहानी सुनने तथा कहने से बालकों में श्रवण कौशल, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसके बाद है, कहानी कहने सुनने पढ़ने या लिखने से भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है। हम जितना ज्यादा कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं या हम लिखते हैं, तो इससे हमारे भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि कहानी में छात्र की रुचि होती है और जब वह इसे पढ़ते हैं तो भाषा का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद है, नाटक, आत्मकथा, जीवन तथा संस्मरण की शिक्षा देते समय उनसे संबंधित कथानकों तथा आगे पीछे की घटनाओं को सुनाने से कहानी रुचिकर बन जाती है। यदि नाटक, आत्मकथा, जीवनी तथा संस्मरण को संबंधित करके कथनों को आगे पीछे घटनाओं को जोड़कर सुनाया जाए तो छात्र के लिए बड़ा ही रुचिकर होता है। इसके बाद है, कहानी द्वारा बालकों की तर्क, विवेक, संकल्प तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब बालक कहानी सुन रहा होता है तो उसके मन में उससे संबंधित कल्पनाएं हो रही होती हैं। जैसे कहानी में किसी जंगल का वर्णन हो रहा है तो बालक के मस्तिष्क पटल पर एक जंगल की कल्पना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इन शक्तियों का उसमें विकास होता है। इसके बाद है, कहानी से बालकों में क्रमिक रूप से बोलना तथा तार्किक रूप से विकास करने की शिक्षा मिलती है। बालकों में झिझक और संकोच की भावना दूर होती है। कहानी के माध्यम से वे क्रमिक रूप से बोलना सीखते हैं, साथ ही उनमें जो झिझक और संकोच की भावना होती है वह अपने आप दूर होती है। इसके बाद है, कहानी से बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कहानी से बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। प्राय देखने को मिलता है कि यदि बालकों को कहानी अच्छे सुना दी जाए और उन्हें समझ में आ जाए तो वह उन्हें भूलती नहीं है। इस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके बाद है, कहानी बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। प्राय जो कहानियां होती हैं वह आदर्शों, नैतिकता से प्रेरित होती हैं। उन कहानियों को सुनने के बाद बालक में चरित्र निर्माण होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसके बाद है, कहानी मनोरंजन का साधन है। कहानी के माध्यम से मनोरंजन होता है। छात्र कहानी में रुचि व्यक्त करते हैं और वह मनोरंजन के साथ साथ नैतिकता से संबंधित विभिन्न गुणों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है, किसी भी गद्य पाठ को पढ़ाते समय कहानी का प्रयोग नीरस से नीरस गद्य पाठ को रुचिकर बना देता है। यदि हम किसी भी गद्य पाठ को पढ़ा रहे हैं और उसको समझाते समय हम उदाहरण के रूप में कहानी का प्रयोग करते हैं तो नीरस से नीरस गद्य को वह रुचिकर बना देता है। अब हम देखेंगे कहानी कहने की
सफलता के लिए आवश्यक तत्व। वह कौन कौन से तत्व हैं जिनके बगैर कहानी सफल नहीं हो सकती। इसलिए हमें इन तत्वों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है। पहला, अध्यापक की स्वयं की रुचि कहानी होनी चाहिए। अध्यापक स्वयं कहानी में अपनी रुचि रखता हो, कहानी कहने में और कहानी सुनने में वह अपनी रुचि व्यक्त करता हो। इसके बाद कहानी नैतिक उद्देश्यों से संपन्न होनी चाहिए। जो भी हम कहानी कह रहे हैं या सुन रहे हैं वह नैतिक उद्देश्यों से संपन्न होना चाहिए, उसके पीछे कोई न कोई नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है कहानी का चुनाव बालकों की अवस्था अनुसार किया जाना चाहिए। बालक शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जिस भी अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार ही कहानी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कहानी बालक के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद है कहानी कहते समय ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें। यदि भाषा बालकों के समझ में नहीं आएगी तो वह कहानी में रुचि नहीं व्यक्त करेंगे। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे बालक अच्छे से समझते हैं। इसके बाद नंबर 5 है शिक्षक को देश काल परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो कहानी कहने वाला शिक्षक है वह जो कहानी कह रहा है उसका देश काल और परिस्थितियां कैसी हैं उसका उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 है कहानी सुनाते समय अध्यापक का स्वर इतना ऊंचा होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक अच्छी प्रकार से सुन सकें। जो आगे से लेकर जो पीछे तक जो बच्चे बैठे हैं वह आसानी से सुन सके। इसके बाद है कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, सारगर्भित तथा उत्सुकता प्रदान करने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट है कहानी सुनाते समय अध्यापक को उचित हाव भाव का प्रदर्शन भी करना चाहिए जिससे बालकों की रुचि उसमें बनी रहे। इसके बाद है कहानी मौखिक रूप से सुनानी चाहिए, पुस्तक से पढ़कर नहीं। अध्यापक को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी उसे कंठस्थ होनी चाहिए और मौखिक रूप से उसे सुनाए, पढ़कर न सुनाए। इसके बाद है कहानी में विभत्स तथा भयानक दृश्यों का चित्रण नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि यह बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद कहानी से कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। जो भी कहानी हो उससे कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है शिक्षक को कहानी सुनाते समय बच्चों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। इसलिए अध्यापक को पूरी क्लास का अवलोकन समय समय पर करते रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कहानियों के प्रकार। हिंदी साहित्य में कहानियों के अनेक प्रकार हैं। प्रायः कहानियां सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और विभिन्न प्रकार की घटनाओं से प्रेरित होती हैं। वह मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं, राजनैतिक भी हो सकती हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कहानियों की रचना की गई है, किंतु इन कहानियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे यथार्थवादी कहानियां, आदर्शवादी कहानियां, मिश्रित कहानियां। सबसे पहले हम देखेंगे यथार्थवादी कहानियां क्या होती हैं। जो जीवन का वास्तविक, स्वाभाविक तथा यथार्थ चित्रण करती हैं वह यथार्थवादी कहानियां होती हैं। यथार्थवाद आप समझते हैं, यथार्थ का मतलब ही होता है वास्तविकता। तो जो वास्तविकता को बयां करती हैं वह कहानियां यथार्थवादी कहानियां होती हैं। इसके बाद है आदर्शवादी कहानियां। आदर्शवादी कहानियां कौन सी हैं? वे कहानियां जो इस प्रकार के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए, हमें किस प्रकार के आदर्शों का पालन करना चाहिए, कौन से आदर्श मानवता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आदर्शों को प्रस्तुत करने वाली कहानियां आदर्शवादी कहानियां होती हैं। इसके बाद है मिश्रित कहानियां। वे कहानियां जो यथार्थवादी कहानियों और आदर्शवादी कहानियों को मिश्रित करके निर्मित की जाती हैं वह कहानियां मिश्रित कहानियां होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकगीत। लोकगीत किसे कहते हैं? प्राय आपने लोकगीत सुना होगा। आपने अपने घर, परिवार, पड़ोस, ग्राम आदि अपने समाज में विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सुना होगा। हम यहाँ देखेंगे लोकगीत है क्या।
लोकगीत लोक के गीत हैं, मतलब हमारे समाज के गीत हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ हुआ लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत, लोक विषयक गीत। जैसे कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया, आल्हा आदि हमारे समाज में प्रायः यह विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, ये सब लोकगीत कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कहानी, कविता, लोकगीत आदि के माध्यम से निहित भावों एवं विचारों को सुनकर समझना। प्रायः देखा जाता है कि कहानी, कविता, लोकगीत आदि कुछ न कुछ ऐसे आदर्श विचार, ऐसे विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के गुण प्रस्तुत करते हैं, हमें आदर्श, हमें मानवता के लिए, मानवता को बनाए रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे लोकगीत हो, इनके माध्यम से कहीं न कहीं मानवता को या विश्व बंधुत्व को बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे वक्तव्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम समाज में अच्छे आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। प्रायः लोकगीत, कहानी और कविता के माध्यम से हम समाज में ऐसे विचारों को उत्पन्न करते हैं जिससे हमारे समाज में संगठन, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी आदि विचार उत्पन्न होते हैं और हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कविता, कहानी और लोकगीत हैं, इनके जो भाव हैं, विचार हैं, उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और क्यों हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसे हम समझेंगे नहीं तब तक उसे हम धारण नहीं करेंगे तो हमारे हम उसे अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कहानी के तत्वों से, सबसे पहले कहानी के तत्वों से हमें परिचित होना चाहिए। जब तक हम कहानी के तत्वों से परिचित नहीं होंगे तब तक उसे हम सुनकर समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद वक्ता के विचारों, भावों को सुनकर समझना। कहानी, कविता आदि सुनने वाले व्यक्ति को वक्ता के विचारों को, भावों को सुनकर समझना आना चाहिए। इसके बाद है कहानी में प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों एवं प्रसंगानुसार अर्थ को सुनकर समझना। ऐसी क्षमता विकसित होनी चाहिए जिससे वह मुहावरों, लोकोक्तियों, प्रसंगानुसार अर्थ को सुनकर समझ सके। इसके साथ ही कविता में आए रस, छंद, अलंकार को सुनकर समझने की उसके अंदर क्षमता हो। इसके बाद है कविता के केंद्रीय भावों, विचारों को समझना। और लास्ट है लोकगीत की भाषा को सुनकर समझना। जब तक हम इन भावों, विचारों को सुनकर नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कहानी, कविता, लोकगीत का जो मेन उद्देश्य है वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें समझने के लिए जरूरी है कि हम इनके विचारों, इनकी भाषा, इनके जो भी इनके रस, छंद, अलंकार है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इनको हम अर्थपूर्ण समझें तभी यह हमारे समाज के लिए हितकर होंगी और इनके माध्यम से हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।